बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती अमल ताहाल इब्हाम का शिकार है, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदलते मौक़िफ़ और शराइत हैं। 3 रोज़ कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने यह ऐलान किया कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के कहने पर मुज़ाकरात से यकतरफा तौर पर निकल रहे हैं, यानी कि मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अगर 28 जनवरी से कबल जो स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों फरीकैन की चौथी नशिस्त के लिए मदऊ किया है, बानी चेयरमैन पीटीआई से पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवा दी जाती है, तो फिर हम इसमें आने का दोबारा सोच सकते हैं। फिर आज खबर यह भी मीडिया के जरिए आई कि बैरिस्टर गौर साहब ने यह भी कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन की टीओआरस पर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेती है तो मुज़ाकरात के प्रोसेस पे दोबारा लौटा जा सकता है, यानी कभी हां कभी ना। और इसी सूरत हाल में हम ये सवाल सामने रख रहे हैं कि ऐसी गोमगो की सूरत हाल में ये जो मुज़ाकरात का ऊंट है ये किस करवट बैठता है। और बुनियादी सवाल ये भी है कि इस तमाम प्रोसेस का मंतकी अंजाम क्या होगा। इस बुनियादी नुक्ते के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें दो मुमताज सियासतदानों ने ज्वाइन किया है। दोनों अपनी अपनी जमातों के मरकजी रहनुमा हमें ज्वाइन किया है। इख्तियार वली खान साहब ने मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है और तर्जुमान है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया लाल चंद मल्ली साहब ने, आप कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली है, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाल चंद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। क्या पीटीआई अब ये सोच रही है कि जल्दबाजी में मुज़ाकरात से निकलने का फैसला किया, इसलिए गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, शराइत मुख्तलिफ रखी जा रही हैं? पहले कहा कि हम नहीं कर रहे, फिर कहा कि अगर मुलाकात करा दी जाए, और अब कहा जा रहा है कि अगर जुडिशल कमीशन की टीओआरस के हवाले से ऑन बोर्ड लिया जाए तो दोबारा इस प्रोसेस में आया जा सकता है। लालचंद साहब। अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का ना तो कोई उसमें मकसद कोई तब्दील हुआ है, ना हमारे शराइत तब्दील हुए हैं, ना ही हमारी कोई मुतालबात में कोई तब्दीली आई है। हमारे वही मुतालबात हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से वो तहकीकात करे। आपने देखा ये जो अनसर्टेनिटी है ये हुकूमत की तरफ से बार बार आ रही है। जब हमने उन्होंने मुतालबा किया कि मुतालबात तहरीरी तौर पे दिए जाएं, जो उनको दिए गए, उसके बाद जो बहुत ही अहम रुकन है दो, राना साहब और अपना इरफान सदीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये मुतालबात जो है वो गैर जरूरी हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो हमारे साहिबजादा साहब हैं उनके घर पर या उनके मदरसे पर रेड किया गया। वो इस कमेटी के, हमारे जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके तर्जुमान हैं, जी। उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और जो आखिरी जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि मुज़ाकराती कमेटी जो पीटीआई की है उसकी खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन वो आज तक वो मुमकिन नहीं हो सका। और आपने देखा इनकी पूरी लीडरशिप, एक भी शख्स ऐसा आपको नेशनल चैनल्स पर या मीडिया पर कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात के हवाले से या मानने के हवाले से कोई पॉजिटिव सिग्नल दिए हो। लेकिन लालचंद जो साहब, कतक जुडिशल माजर कमीशन की आपने हम सर बात बात की। कर रहे हैं। लालचंद साहब, लेकिन जब तीसरी नशिस्त का एलामिया सामने आया था तो उसमें यह लिखा गया था कि जो तहरीरी मुतालबात है इनका 7 वर्किंग डेज में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। तो इरफान सदीकी साहब जुम्मे को हमारे शो में थे, उन्होंने कहा जी हम 28 जनवरी को ही तहरीरी जवाब देंगे, उससे कबल ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो आप उसका वेट कर लें 28 जनवरी। और जो मैंने मौकफ तब्दील होने से मुराद ये नहीं कि आप लोगों के मुतालबात में तब्दीली आई, आपकी पोजीशन बदली है। पहले कहा मुज़ाकरात से निकल रहे हैं, फिर कहा मुलाकात करवा दें, अब कहा टीओआरस में ऑन बोर्ड ले लें। मैं उस हवाले से सवाल किया था। जी देखें, हम बहुत ही वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं और वो डे वन से है कि ठीक। ये हमारे एक वाइडर जो निगोशिएशंस जो हम करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, उसके लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये दो हमारे मुतालबात हैं। एक कमीशन का कयाम ठीक। और सियासी कारकुनों की आज़ादी। ठीक। लेकिन उसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें 7 दिन की बात हुई थी। 7 दिन, एक तो 7 दिन खत्म हो गए और उसी मीटिंग में अगर वो ये बात कर रहे हैं कि वहां पे वर्किंग डेज की बात थी, तो उसी मीटिंग में खान साहब से मुलाकात करवाने की ही बात करवा दी की गई थी। ठीक। और ये भी था कि कोई भी जिम्मेवार जो है इस कमेटी का जो मेंबर है वो कोई इस तरह की नेगेटिव
बयान नहीं देखा, लेकिन हुकूमत की तरफ से आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। जी। अनवर साहब, मैं इसमें जो बात करना चाहता हूं, देखें 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से हुकूमत जिस कन्विक्शन से बात करती है कि ये इस तरह से हुआ है, तो ये इस पे डिली डेलिंग करने की जरूरत क्या है? ठीक। यकीनी तौर पर दाल में कुछ काला है, जिसको ये हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि किसी तरह से कमीशन ना बने, और ये टॉक्स भी नाकाम ये हुकूमत करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि इन जो कमीशन बनते हैं उसके नतीजे में ये इनका झूठ जो है वो आया हो जाएगा और ठीक। आवाम के सामने आ सर जाएगा। वो तो वो मैं पूछ लेता हूँ सर उनसे। इख्तियार वली साहब, सर क्या कहेंगे? आपने गुफ्तगू सुनी लालचंद साहब की, मुलाकात कराने की बात तो की गई थी। इरफान सदीकी साहब ने भी कहा कि कमेटी ने कहा था कि बानी चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात होगी ताकि उनसे गाइडेंस ले सके। तो अब ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है, तो हुकूमत क्या इरादा रखती है? बैरिस्टर अकील साहब ने तो कहा है कि 1-2 रोज में मुलाकात हो सकती है। आप समझते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, करा दी जाए, ताकि ये जो तासुर है कि जी आप लोग जो है लैतो-लाल से काम ले रहे हैं, वो तासुर जाइल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन साहब। देखिए, मुलाकातें कोई ऐसी तो नहीं है कि पहले इनकी नहीं हुई या बंद है या नहीं कराई जाती। मुलाकात भी इनकी हो जाएगी। 31 तारीख को कौन सा ऐसा कयामत का दिन आ रहा है कि आप इतनी हार्ड वो ले लें, लाइन जो है हार्ड लाइनर बन जाए। 31 को ये हो जाएगा, 31 को वो हो जाएगा। मैंने लालचंद मलिक साहब की बात बड़ी आराम से सुनी। मैं आपको जरा थोड़ा सा इसका पस मंजर बता देता हूँ और वो बता देता हूँ जो शायद लालचंद मलिक साहब को भी ना हो पता। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मुज़ाकरात में कमीशन वहां पर बनते हैं जहां पर किसी चीज में इबहम हो। मुझे ये बताइए, कराची, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा 9 मई को जहां जहां वाकयात हुए हैं, वहां से कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन गिरफ्तार हुआ है? उन मौकों से जहां पे वारदातें हुई हैं, कहीं से जेयूआई का बंदा गिरफ्तार हुआ है, कहीं नून लीग का कोई और बंदा हुआ है? नहीं हुआ। इनकी लीडरशिप, इनके कारकुन, इनके ओहदेदार, इनके सपोर्टर, सर पे टोपी हाथ में झंडा, शनाख्ती कार्ड से भी वो बताते हैं कि उनके फेसबुक अकाउंट देखें, सोशल मीडिया के वाबस्तगी भी पुरानी है, पीटीआई से है। तो ऐसी चीजें जो अजर में शम्स हो, वाजे हो, उस पर आप कमीशन काहे का बनाते हैं? अच्छा, दूसरा, कमीशन जहां पर बनता है तो जो केसेस, जो मुकदमात कोर्ट ऑफ लॉ में सबजुडिस होते हैं, तो उस पे कमीशन नहीं बनते, वहां पे कमीशन नहीं बनती। कमीशन या पहले बनाए जाते हैं जी। या फिर बाद में बनते हैं। जब कोई इबहम पैदा हो जाए, फैसले के बाद, कानून और उसूल तो यही कहते हैं। लेकिन इनके ये तो अपने लिए कोई कानून नहीं मानते ना। इनका लीडर जो है वो अपने लिए कोई ना उसूल ना कोई कानून वो नहीं मानता। ये तो कहते हैं कि बस ये छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, निकाल दें उनको, 190 मिलियन पाउंड को भी छोड़ दें, अलकादी ट्रस्ट को भी छोड़ दें, 70 अरब रुपए का कमीशन और 70 अरब रुपए की गबन हो जाए और उसमें टोटल 100 स्टूडेंट नहीं हो, टोटल 3-4 कमरे उसमें आबाद ना हो, ये कहते हैं उसको भूल जाए, उसको जाने दें। मतलब ये कानून से बाला चीजें चाहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है अनवार साहब कि जहां पर ये कमीशन का मुतालिबा करें वहां पर कमीशन बन जाए। अच्छा। वहां पर कोई कमेटी भी बन सकती है, इनको अकोमोडेट, इनकी तसल्ली के लिए कोई कमेटी भी बन सकती है, पार्लियामेंट की कमेटी भी बन सकती है, सेलेक्ट कमेटी भी बन सकती है। लेकिन ये नहीं बनाएंगे और ये उस पर एग्री कभी भी नहीं करेंगे। इवन मुज़ाकरात को ये फेल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनको नैरेटिव चाहिए, नया नैरेटिव, नया बयानिया, नई सियासत गंदी वाली। और उसके लिए इनकी मजबूरी क्या है वो भी आपको बता देता हूं। जी। पाकिस्तान की सियासत में कभी बुझती हुई आग को जलाने के लिए और उसमें दोबारा शोले भड़काने के लिए आपको एंटी अमेरिकन कार्ड खेलना पड़ता है। इनका लीडर खेल चुका है। अच्छा। हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट, वगैरह वगैरह। फिर दूसरा कार्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट है कि फौज की मुदाखलत नहीं मानते। हालांकि फौज की मुदाखलत
से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं फौज मुदाखलत करे, लेकिन पीटीआई के लिए करे, इमरान खान के लिए करे और इनके हक में इस्तेमाल हो। 2 नंबर 3 मजहबी टच, ये पाकिस्तान में बड़ा करामत टच है, उसका तड़का भी ये लगा चुके हैं। कभी मदीने तो की अब क्या नया रियासत, तो नैरेटिव बुन रहे हैं आपके ख्याल सीरत में? नबी, मैं बता रहा हूँ जी। आपको, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। सीरत नबी पढ़ाने के लिए जी देखे मुर्शिद को सजा हो गई, ये सारे टचेस ये दे चुके हैं। अच्छा, इनके पास और कोई कार्ड रह नहीं गया है। अब ये इन चीजों को गंदा करने के लिए पाकिस्तान की सियासत को और इसके माहौल को मजीद पूरा गंदा करने के लिए ये दूसरों को कहते हैं ना कि ये हुकूमत जो थी फार्म 47 की थी, ये थी वो थी, ये खुद कहाँ से आए? आरटीएस ना होता तो ठीक। पीटीआई की या इमरान खान की हुकूमत बनती, वो वजीर आजम बन सकते थे। अब तो ये इल्जाम, ये वही बात है जो डी चौक में आज से 10 साल पहले खड़े होकर ये कहते थे 4 हल्के खोल दे, 5 हल्के खोल दे, 35 पंक्चर। फिर इमरान खान साहब कहते लेकिन थे सर उसमें जी तो वो फिर तो जुडिशियल वैसे कमीशन पे बात किसी आकर ठहरी थी ना इख्तियार साहब, उस पे तो सर उस नुक्ते पे तो जुडिशियल कमीशन पे बन गया था ना। अच्छा बन गया था ना, जी याद है ना आपको? बन जी जी गया बिल्कुल था। बन गया था। अच्छा, उसके बाद इनकी शरारत रुकी, उसके बाद इनका इंतशारी प्रोग्राम रुका, फिर वो उसके पनामा का बाद आ गया मामला और उस पे आ गया। लेकिन जी आपका नुक्ता आगे, मैं यही चाहूंगा आपको लालचंद कहता साहब हूं, का इस पे मैं जवाब ले फिर लूं। कहूंगा कि ये जितनी आप इनकी बातें मानते जाएंगे, ये उतनी शरारतें इनकी फैलती जाएंगी। जी जी इन्होंने मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात करने थे, ये कर गए हैं। अब ये बोलेंगे कि जी देखें जी खान साहब तो डटा हुआ है और उसने तो मुज़ाकरात भी कर लिए, जिनको चोर कहता था उनके साथ भी बैठ गया और उन्होंने हमारे मुतालिबात नहीं माने, हम आ गए हैं वापस। लालचंद साहब और ये आपने फिर सुना अपने ये आप को सारा जो है वो इख्तियार वली साहब ने कहा कि ये अब आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन है, तो जरा आप बता दें, इख्तियार साहब ने तो खुदा पूरा रोड मैप दे दिया है। देखिए काबिल एहतराम है, लेकिन बात ये है जितनी मैं वही बात कर रहा हूँ, इनको इतना यकीन है कि लोग पकड़े गए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सबूत हैं, कन्फेशंस हैं। तो अब तो अगर कमीशन बनेगा वो तो कमीशन हमारे खिलाफ जाएगा, फिर इनको परेशानी क्यों है? तो फिर इनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कमीशन अगर नहीं बनता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी सूरत में ये मुज़ाकरात, क्योंकि फिर इनकी नीयत खुल के सामने आ जाती है ना। देखिए सबसे पहले तो ये हुकूमत ही लेजिटिमेट नहीं है। अच्छा आजकल जो पाकिस्तान के जो हालात है, वो देखे, ये ट्राइकोटॉमी ऑफ पावर है ना। आप सुप्रीम कोर्ट के हालात देखें, 26वीं तरमीम लाकर सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने हशर कर दिया है वो अब सबके सामने है। मीडिया, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, चाहे वो किसी भी जो सेक्शन से वो बिलोंग करता हो, वो आज एहतजाज कर रहा है। जो भी पाकिस्तान के चारों सुतून हैं उनको ये तबाह बर्बाद कर चुके हैं। इनके पास कोई चीज है नहीं दिखाने को। इकोनॉमी पे आप आ जाए, लेकिन सर आप आपने जो बताया इकोनॉमी पे आते हैं, आई। लेकिन लालचंद साहब और इख्तियार साहब, फिर मेरा आप दोनों मोहतरमीन से ये सवाल है कि फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे अगर इतना ज्यादा खलीज है और तलखियां हैं और एक दूसरे के हवाले से ये जो तल्ख जज्बात हैं, तो ये आगे कैसे फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस बढ़ेगा सर? लालचंद साहब। अनवर साहब देखते ना, इन सारे हालात के बावजूद जब हम समझते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस पर जो है उंगली उठा चुकी है, ये हम समझते हैं ये इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, तो हम उसके बावजूद पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े। और इनका इल्जाम है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे इल्जाम है, जब 2 पार्टीज में 2 जो है लोगों में, या 2 जो दुनिया होती हैं उसमें अगर इख्तिलाफात होते हैं तो कोई आर्बिट्रेटर होता है, कोई सुनने वाला होता है, कोई सुन के फैसला करे। और फिर इनको तो ये तो कहते हैं यकीन है इनको, 9 मई में इमरान खान था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसके कारकुन थे, इनके पास सबूत है। तो भाई आपके पास इतने सबूत होने के बाद आप डरते क्यों हो? आपको खौफ किस चीज का है? हाँ ये आप बात बनाए कमीशन। ठीक। ये लालचंद साहब, ये इख्तियार वली साहब वो कह रहे हैं अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या कमीशन बना लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इख्तियार वली साहब, मैंने बड़ा कानूनी नुक्ता आपको बताया, लेकिन वो शायद लालचंद मलही साहब के भी पल्ले नहीं पड़ा। और मैं इंतजार कर रहा था कि आप इनको बताएंगे कि जो मुकदमात, जो केसेस कोर्ट ऑफ लॉ में सब्जुडिस हो जाते हैं तो उस पर कमीशन नहीं बनते, ये कानूनी सुकम है। और या
ट्रायल शुरू होने से पहले आप कमीशन बना अच्छा। सकते हैं, या फिर ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जब आप बोलें कि मुझे इस ट्रायल पर मुझे इस पे यकीन नहीं या मैं अदम एतमाद का इजहार करता हूं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, हायर कोर्ट में जाते हैं, वहां से मंजूरी के बाद फिर कमीशन बनता है। तरीकाकार ये है। तो फिर ये सर लेकिन ये दोबारा ये जो अपना आपने इख्तियार साहब प्लीज सर मैं आप इसमें अप्लाई रुकिएगा, कर दूं। लालचंद साहब वो आपने सुन ली जवाब बात इनका। देखिए, इमरान खान साहब ने भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया है, हमारी कमेटी ने भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि हमें ना एनआरओ चाहिए, ना हमें आपसे कोई मदद चाहिए, हम कोर्टों से आजाद होंगे और हम अपने केसेस कोर्टों में लड़ेंगे। अब कमीशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात उठाए वो इख्तियार वली साहब ने नहीं सुने थे। जब मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल चल रहा था, वो उनको समझ में नहीं आया कि किसी के पास ना हथियार था, ना तोप थी, ना बम थे, ना बंदूक थे, वो सारे दहशतगर्द भी हो गए और मिलिट्री कोर्टों में उनके केसेस चलना भी शुरू हो गए। देखिए, एक लार्जर एस्पेक्ट में ये जो बात कर रहे हैं अख्तर वली साहब, वो कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, लेकिन आप कमीशन बनाएंगे तो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम आपके साथ बैठकर तय कर लेंगे। ठीक। हमारे पास भी क्लास के टॉप क्लास के वकला मौजूद हैं, इनके पास भी टॉप क्लास के वकला मौजूद हैं। वो बैठ के जो आइन और कानून जिन टर्म्स और कंडीशंस की इजाजत देता है वो हम तय कर लेंगे। पहले ये कमीशन बनाने पे तो राजी हो ना। लेकिन ठीक। ये कहते हैं बातचीत करने का, ये रोते रहते थे कि इमरान खान सियासी पार्टियों से बात नहीं करना चाहता। अब सियासी पार्टियों से बात भी कर ली और कहे भी हम वही रहे जो ये चाहते हैं। इनके पास सबूत है, इनके पास सब ठीक कुछ है, लेकिन कमीशन नहीं बनाना। सर, आपने ठीक जवाब है, सुन फिर लिया। मुद्दई भी ये है, जो है कोर्ट भी यही है, ठीक। जूरी भी यही है, सब कुछ इनको करना है। इख्तियार साहब आपने जवाब सुन लिया। टीओआरस पे बात हो सकती है, आप इन प्रिंसिपल एग्री करें कि आप जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, यानी असूली तौर पे। मैं इससे पहले ये बात भी कर चुका हूं कि हुकूमत के पास और बड़े ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ये कहें कि आप 28 तारीख से पहले ही ऐलान कर दें कि जुडिशियल कमीशन बन रहा है तो हम 28 को मुज़ाकरात के लिए आएंगे, जी। तो फिर मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या रहती है। और दूसरा, ये जो आपका तर्ज तकल्लुम है, मैं इनका नहीं कह रहा हूँ, लालचंद मली साहब का, ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं, इनकी पार्टी का, ये ऐसे ही लगता है कि जैसे पार्टी नहीं है कोई एतवार बाजार की, वो अंजुमन ताजरान है वो, और ताजिरों की कोई यूनियन बैठी है और वो कहते हैं कि भाई मानते तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। इस तरह नहीं होता। ठीक। जो सियासी पार्टियां होती हैं वो बड़ी बुर्दबार होती है, उनका एक सियासी माहौल होता है और सियासी तर्ज तकल्लुम और तर्ज तखातुब होता है। ठीक। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये कमीशन अगर बनना हुआ तो बन भी जाएगा, वरना कोई कमेटी बन जाएगी, कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन हमें थोड़ी सी दाद देनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को भी, आपको भी, और लालचंद मनी साहब को भी, कि देखें कम से कम 1 साल पहले आप इनके लीडर के बयानात उठा लें तो वो आर्मी चीफ से नीचे किसी से बात नहीं करना जी, चाहते अब वो कर रहे हैं आप लोगों से बात। थे, वो डीजीआई से जी। अलावा किसी से मिलना नहीं चाहते हाँ। थे। नवाज शरीफ की पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी की पार्टी चोर है, एमक्यूएम वाले चोर हैं, काफ लीग वाले डाकू है, मौलाना साहब चोर है। आज चले सर, ये सारी तो अच्छी सियासी बात है ना पार्टियों के अगर साथ आके तब्दीली आई बैठ है गए। तो। इख्तियार तो साहब ये तो मैं अच्छी वही बात कह है रहा हूँ ना। ना। नहीं सर नहीं, कोई मैं तब्दीली उसी नहीं है, तरफ मैं आ रहा जवाब हूँ। दूंगा। जी, मैं कह रहा था कि जी जी इख्तियार साहब, अगर मजे आपकी की और बात, मजे की लालचंद साहब बात की यह है, इजाजत हो, सर आप दोनों की अगर मैं इजाजत हो तो इजाजुल एक जी जी सर, मैं इजाजुल हक जुमला साहब हमारे कहना। साथ मौजूद हैं, वो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं। इजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते हुए वक्त देने का। सर आपसे जानना चाहूंगा, अब बात हो रही है आप लोगों की 28 को नशिस्त होनी है और पीटीआई ने शराइत कुछ रखी है, एक तो बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी की, और दूसरा जो टीओआरस हैं उन पे ऑन बोर्ड लिया जाए जुडिशियल कमीशन के हवाले से। तो बताइएगा कि आप लोगों की क्या सोच पाई जाती है जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उनकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सोच बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी संजीदा थी और एकदम बड़ा एक झटका लगा, दुख हुआ, अफसोस हुआ कि यकदम यानी कि मुज़ाकरात से को कॉल ऑफ कर दिया जाए। अच्छा। यानी कि अच्छे बड़े हम आगे बढ़ रहे थे, सब कमेटी बनी, उसकी 2 मीटिंग्स हुई, उन दोनों मीटिंग्स के अंदर बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई, हमने कुछ लीगल पॉइंट से उनको उठाया, उसका कोई जवाब आना था। फिर जुमे को हमारी फाइनल मीटिंग होनी थी जुमे की नमाज के बाद, और
उसके बाद हुकूमत से तैयार करने के बाद उसका जवाब चार्टर और डिमांड्स का हुकूमत से बातचीत करके तो मंगल को हमने मीटिंग रखनी थी 28 को। तो रखी हुई है ना सर और मीटिंग? तो वो मीटिंग तो रखी हुई है, लेकिन देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर जुमे वाली मीटिंग हुई नहीं उसके बाद। अब अच्छा। भी मैं समझता हूँ कि अगर ये कह दें, आज भी स्पीकर कोशिश कर रहे हैं, उनके ऑफिस वाले कोशिश कर रहे हैं इनसे बातचीत करने की कि 28 को आप मीटिंग के अंदर आए ताकि हम कल बैठकर उसका जवाब तैयार करें और उनके साथ वहां बैठकर बातचीत करें, उनके साथ बैठकर कोई रास्ता दें आगे का निकालने के लिए। तो एजाज साहब ये मुझे जरूर बताइएगा कि बिल पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स हैं वो तो अब जबान ज़द-ए-आम है ना, जुडिशल कमीशन का कयाम और जो इनके कैदी हैं उन पे दोबारा केसेस ना हो अगर उनकी जमानत के थ्रू रिहाई होती है। तो इस पे आप लोगों की जो अंदर डिस्कशन हुई है तो उस पर क्या चीज, मतलब किसी आप इत्तेफाक पे पहुंचे हैं, इत्तेफाक राय की तरफ बढ़े हैं आप लोग? देखिए, इत्तेफाक राय के लिए बहुत से सवालात हैं, जुडिशल कमीशन पे सवालात हैं, आपस में मुज़ाकरात करके जजेस का तयन करना कमीशन के लिए, उस पर सवालात उठेंगे। हो सकता था ये हमसे मिल लेते, मिलने के बाद अगर हमारे कुछ सवालात होते, उनके कोई जवाबात होते, तो हम मुश्तरका तौर पे बैठते। हो सकता है कि एक उनकी कोई मेंबर और एक कोई इधर से मेंबर, दोनों कोई चीफ जस्टिस के पास चले जाते, उनसे बात कर लेते। बहुत सी चीजें हो सकती थी। लेकिन अब ये कहना जी कि आप बात करें, हम बात तब करेंगे जब आप ऐलान कर देंगे। अब ऐलान के अंदर कोई कबातें भी हो सकती हैं, कोई रुकावटें भी हो सकती हैं, जिनको हम चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठ के डिस्कस करें। अगर वो डिस्कस ही नहीं करेंगे तो हम कैसे ऐलान कर सकते हैं? मुझे आप समझा दें। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, यू कांट क्लैप विद वन हैंड। बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए क्या एहतमाम किया जाएगा? क्योंकि आप लोगों की जब बात हुई थी तो इनकी लालचंद मली साहब हमारे साथ मौजूद है, इख्तियार वली साहब। लालचंद साहब की जमात कहते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि जी मुलाकात करवाई जाएगी, उनका वो मुलाकात नहीं हो पाती। बिल्कुल कहा था कि मुलाकात करवाई जाएगी और बिल्कुल तैयारी थी, हमारी गुफ्तगू हुई थी, उस पर पेशरफ्त हो रही थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब से गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा मैं अरेंज करता हूँ, लेकिन अचानक जब कॉल ऑफ कर दिया उन्होंने कि अब टॉक्स ही खत्म हो गई हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे ख्याल में कि पेशरफ्त नहीं की। अगर अभी भी वो कहें कि जी मीटिंग करवाएं तो मेरा ख्याल है कि इस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन एजाज साहब वो कहते हैं 7 दिन बहुत होते हैं जवाब देने के लिए या तैयारी के लिए। 7 वर्किंग डेज कहा था ना, 7 वर्किंग डेज कहा था, ठीक। जो 28 तारीख को खत्म हो रहे हैं। जुमेरात वाले दिन इन्होंने, हमने 2 मीटिंग जब सब कमेटी की, जुमे को हतमी मीटिंग होनी थी, इन्होंने जुमेरात वाले दिन ही कॉल अप कर दी। जरा मेरे साथ रहेगा ये लालचंद साहब, आपने सुना इजाजुल हक साहब तो उस मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर है, उनका सब कुछ तय था 7 वर्किंग डेज, फिर आपने क्यों कबल अज़ वक्त इसको खत्म कर दिया? ये गुत्थी नहीं सुलझ रही लालचंद साहब। सब सुलझी हुई है, बड़ी आसान है। एजाजुल हक साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अगर बातचीत चल रही थी तो हमारे जो इस कमेटी के स्पोक्स पर्सन है साहिबजादा साहब, उन पे रेड करने की इस हुकूमत को क्या जरूरत थी? अच्छा। ये नवाज लीग की हुकूमत है पंजाब में, उन्होंने वो रेड किया, उसका मकसद उसको टॉक्स को वो सीरियस नहीं ले रहे थे। मुलाकात चले वो चलो वर्किंग डे था, वर्किंग डेज का था, तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि भाई 7 दिन कम नहीं होते, आप खान साहब से उस कमेटी की मुलाकात तो कराएं अगर आपके इख्तियार में है। हम समझते हैं इस कमेटी के पास, जो हुकूमत की कमेटी है, उनके पास इख्तियार नहीं है। वो मुलाकात के लिए भी कहीं और जो वो देखते हैं, उसके बाद कुछ मुमकिन हो पाता है। अब देखिए 10 दिन हो गए हैं, अभी वो कह रहे हैं कि हमें दोबारा मिन्नत करें तो फिर हम कोशिश करेंगे। आज तो ओपनली मीडिया में पूरा मीडिया कह रहा है, खान साहब ने कह दिया है कि कमेटी मुझसे मिले, हमें उनसे, क्योंकि लीडर तो इमरान खान है ना, फैसला तो उनको करना है। मैं आखिर में बस वो इख्तियार वली साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये बड़े खुश हो रहे हैं कि इमरान खान पहले इनको चोर, करप्ट, डाकू कहते थे इन पार्टीज को, अब नहीं कहते। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर कोई, मैं कहता हूं कि जहाज अगवा हो जाए, अगर उसमें जो हाईजेकर्स हो उसमें अगर इंतजामिया बात करे, तो इसका मकसद नहीं होता कि हाईजेकिंग जो है वो लीगल और लेजिटिमेट है। ये हुकूमत भी लेजिटिमेट है और इमरान खान जो इन पार्टीज के लिए सोचते हैं वो सोच के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम है। ओके, मैं इख्तियार साहब आपका सवाल, लेकिन इजाजुल हक साहब ये हामिद रजा साहब के जो मदरसे पे रेड है उसका भी बात कर रहे थे, तो मैं इजाज साहब आपकी राय लेना चाहूंगा। कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है, आपने कहा ना क्यों कॉल ऑफ किया इन्होंने? देखिए, उसकी ये वजह नहीं थी, मैं वैसे समझता हूँ कि इसकी ये वजह नहीं थी। अच्छा। वजह इनकी जो भी थी मुझे नहीं मालूम,
क्योंकि रेड उनका हुआ है मेरे ख्याल में जुमे वाले दिन या जिस दिन उन्होंने कॉल अप किया उससे एक दिन के बाद हुआ है। बाद और नहीं, पहले ये हुआ, नहीं होना पहले चाहिए। हुआ। सर पहले हुआ। चले पहले भी हुआ। मैं भी ये कहता हूँ कि रेड नहीं होना चाहिए था। ठीक। अगर कहीं गलती से रेड हो गया तो चले उसका अजाला भी हो सकता था, किसी को कोई मारधाड़ नहीं हुई। अगर उन्हें वहां जाकर कोई अंदर मतलब देखा वेखा तो चले ठीक है, हम उसका कहते हैं जी कि वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, बात हुई थी हमारी कि मामला जो है वो हम कुछ उसलूबी से आगे लेकर चलेंगे। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही थी, बड़ा पॉजिटिव रवैया था। मेजॉरिटी पीटीआई और ऑपोजिशन के मेंबर्स का, लामा साहब, नासिर अब्बास साहब बहुत अच्छा रवैया था, गंडापुर साहब का, असद कैसर साहब का बड़ा पॉजिटिव रवैया था। हर कोई चाह रहा था कि मामला आगे चलें। 9 मई का उन्होंने मतलब कह दिया कि जी हमारे लोग थे, ये बहुत बड़ी बात थी। उनका बहुत जर था कि उन्होंने ये इस बात को कबूल किया। अच्छा, कि हमारे लोग हैं, हम इनको ओन करते हैं जी। और हम इनको ये गुमराह हो गए या इनको गुमराह कर दिया गया और सजाएं जो है वो इतनी ज्यादा नहीं देनी चाहिए, जिसने गलती की उसके मुताबिक देनी चाहिए। ठीक। तो इस नहज पे बातचीत चल रही थी। अचानक बोल दिया गया जी कि नहीं, बातचीत खत्म। और मैं यकीन से कह सकता हूँ इसमें हामिद रजा साहब के मदरसे का रेड का कोई ताल्लुक नहीं। ओके, मैं और वजह थी, मुझे नहीं पता क्या वजह थी। ओके, इख्तियार साहब वो कहते हैं कि आप लोग बेख्तियार हैं, चूंकि आप खुद इख्तियार वली हैं, तो ये आपने सुना कि लालचंद साहब कहते हैं बेख्तियार है इसलिए आप लोग जो हैं वो मुलाकात नहीं करवाते। देखिए, एजाज भाई ने मेरे बड़े भाई हैं, वो आए, उन्होंने वो बात बड़ी अच्छी की एजाजुल हक भाई ने जी। और उन्होंने मेरी बात की तस्दीक भी कर दी कि पीटीआई के अपने जो लोग हैं वो मुज़ाकरात से सिर्फ सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, ना ये किसी कमीशन में सीरियस है, ना कोई और बात है। अच्छा, ये जो अगर आप इसको इससे लिंक करते हैं कि हामिद रजा साहब के मदरसे पे रेड हुआ, हाँ। तो एक मदरसा एक तरफ है और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान है। तो अगर वो काम उसको कह भी दे, लेट सपोज कि वो गलत भी हुआ है, तो उस छोटे से काम के लिए इतना बड़ा कॉज आप छोड़ देंगे पाकिस्तान का, जो पूरे मुल्क से ताल्लुक रखता है। मतलब ये वो हीले बहाने हैं ना, लेम एक्सक्यूजेस हैं। और एंड अबव ऑल, मैंने जो आपको पहले कहा था वही बात कि देखिए, गंडापुर साहब ने खुद ये बात की थी कि 9 मई में हमारे कारकुन, हमारी पार्टी इन्वॉल्व थी, हमारे लोग इन्वॉल्व थे। तो इसके बाद आप कौन सा कमीशन बनाना चाहते हैं? कमीशन की तो उधर जरूरत ही खत्म हो गई है, तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, कमेटी बनाई जा सकती है। अच्छा। आपके किसी चीज पे कोई इबाम हो वो बनाई जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को ना सियासी मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी है, ना उससे को लेकर उन्होंने कोई हासिल करना है। वो आपके साथ सियासत करेंगे, वो सिर्फ मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात करेंगे। ये खेल खिलवाड़ करने के बाद वो जाके एक नया नैरेटिव लेके एक अलग पोजीशन पर खड़े हो जाएंगे। चलिए, मेरा जो आपने बात की ना, मैं जी सर, फिनिश करते हैं सेगमेंट को। जी सर, मुझे भी एक जुमला ऐड करना है मुझे। अच्छा, पहले इख्तियार साहब आप करें, फिर लालचंद साहब। जी इख्तियार साहब मुकम्मल कीजिए। लालचंद साहब कहते हैं ना, फरमाते हैं कि इमरान खान का पोजीशन जो है उन्होंने चेंज नहीं की जी। इमरान खान अपनी पोजीशन चेंज करे ना करे, अदालत ने उनके और अदालत के फैसले ने उनकी पोजीशन चेंज कर दी। 190 मिलियन पाउंड के बाद अब वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चोर साबित हो चुका है और चोरी उन पे साबित हो चुकी है। तो वो उनकी मजबूरी है कि वो अब किसी को चोर कह नहीं सकते। ओके, लालचंद साहब लास्ट वर्ड सर। सर लालचंद साहब लास्ट वर्ड सर। सर मैं ये बार बार 190 मिलियन का इनसे जो भी सवाल पूछते ये घूम फिर के कहीं चले जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड का तिया पाचा हो चुका, अभी आप यही में जाना है, फैसला फील्ड में है, वो चीज आ चुका। अब उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। मैं अभी जो एजाजुल हक साहब ने बात की कि उन्होंने कमेटी में माना कि ये हमने किया है, मैं समझता हूं ये मिस स्टेटमेंट है। अच्छा। एजाजुल हक साहब को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट। अगर हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर हमें कमीशन की क्या जरूरत है? चले, हमने मान भी लिया है। अगर ये जो कह रहे हैं तो फिर फायदा इनको है ना, फिर ये दिली टेलिंग क्यों कर रहे हैं, ये भाग क्यों रहे हैं? ये तो हमें ले आए कि इनके पास सबूत है, इन्होंने मान लिया। ये अली अमीन गंडापुर साहब को भी बुला लें, ये खान साहब को भी बुला लें। गंडापुर साहब उस कमेटी के मेंबर है सर।
लालचा साहब उस कमेटी के सबको बुला मेंबर ले। हैं। नहीं, कमीशन बुला लेना। ओके, कमीशन। हम ओके, कमीशन की बात ठीक कर है। रहे हैं। एजाज उल हक साहब वो कह रही है कमीशन सबको बुला मिस स्टेटमेंट है सर, लास्ट वर्ड एजाज साहब वो कह रही है मिस स्टेटमेंट है जो आपने दी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, कमेटी के अंदर 2 मरतबा, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में, आप उनका एक पब्लिक टीवी पे, प्राइवेट टीवी पे उनका इंटरव्यू उठा के देख लें। जी जी, अगर उसमें ये लफ्ज ना दोहराए उन्होंने, तो आप मुझे जो सजा देनी होगी। चले, वो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त खत्म हुआ जाता है पहले सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया नवाजिश, एजाजुल हक साहब, इख्तियार वली खान साहब, लालचंद मलिक साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुन ली। अब हमें ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम तो यही उम्मीद भी हैं, दवागो हैं कि नशिस्त हो और जो मामलात हैं वो सियासी तौर पर हल की तरफ आगे बढ़े। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम अहमद बिलाल महबूब साहब से गुफ्तगू करेंगे जो पिल डैट के सरबराह हैं। वो इस मामले में सियासत के हवाले से क्या राय रखते हैं और अमेरिका में जो डेवलपमेंट हुई है अफगान तालिबान के हवाले से, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मुसद्दका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट, अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने। इनका तारुफ मैंने आपसे करा दिया था। बहुत शुक्रिया नवाजिश सर, प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकालने का। सर बताइएगा, ये जो सियासी मुज़ाकरात का प्रोसेस है, अभी हम ब्रेक पर जाने से कबल इस पर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी। आप समझते हैं कि ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा या खुदा ना खास्ता ये डिरेल हो जाएंगे? मुझे तो अभी भी यकीन है अनवार साहब के ये किसी मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा। अच्छा, मैंने देखा है मुख्तलिफ मुज़ाकरात को, खा वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के अपनी उस ज़माने की अपोजिशन के साथ हों या उसके बाद के भी अदवार में, ये बहुत से मरहलों से गुज़रता है जिसमें लोग अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने कुछ मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए। कभी तो ऐसे लगता है जैसे मुज़ाकरात बिल्कुल ही डूब गए हैं, नाकाम हो गए हैं, फिर वो आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं, फिर बदलती हैं। तो ये मुज़ाकरात कोई बिल्कुल एक यूनी डायरेक्शनल चीज़ नहीं होते, ये इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। और मेरा ख़्याल ये है कि ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि ये मुज़ाकरात को नाकाम होना कोई ऑप्शन नहीं है, हुकूमत के लिए भी नहीं है और पीटीआई के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये मैकेनिकल प्रोसेस तो नहीं होता ये मुज़ाकरात कि आपने इधर ये बात कही, अब आप इसे मान लीजिए या फिर ये नाकाम हो गए। ये तो जो मुज़ाकरात होते हैं तो फिर आपकी अपनी एक जो मुतालबा होता है उसमें से कुछ शायद माना जाता है, कुछ नहीं माना जाता, ये बैठ के बात होती है। तो ये जिस तरह से अचानक उन्होंने कहा है कि अब चूँकि 7 दिन थे, 7 दिन ओवर हो गए हैं, अब मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। अब कहा है कि अगर मुलाकात करा दी जाए मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन पीटीआई से, तो फिर हम बैठ सकते हैं। जी, तो ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ये उन्होंने जो कहा है ये तो डूएबल है। मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग इमरान खान साहब से कराना, ये तो कोई ऐसी मुश्किल बात और आप नहीं समझते हैं जुडिशल कमीशन का कयाम वो भी डूएबल है? इस पे भी माहिरीन की मुख्तलिफ आ रहा है। जुडिशल कमीशन के ऊपर बहुत सी बातें, उसके बारे में भी तफसील तलब है। ये डूएबल है। अच्छा, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि ये
किस तरह का जुडिशल कमीशन होगा? क्या इसके लिए आपको याद है ना कि जब इमरान खान साहब का मुतालबा था इलेक्शन के बारे में उस ज़माने में, तो एक जुडिशल कमीशन बना था, लेकिन उसके लिए फिर एक नया कानून बना था। यानी जो इंक्वायरी कमीशन का लॉ है इस वक्त, उसको काफ़ी नहीं समझा गया था, क्योंकि उसकी जो फैसले होते हैं वो रिकमेंडेशन होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि पब्लिक भी किए जाए। ठीक कह रहे तो उसके लिए अलग, तो ये सारी बारीकियां तय की जाएंगी ना, तो बैठ के की जाएंगी कि आप कैसे कमीशन हम बना दें, अपनी इंक्वायरीज कमीशन के लॉ के तहत बना दें या कोई और तरीका होगा। तो वो जो कानून जिसकी तरफ आप तस्करा करें उस वक्त फील्ड में है? जी बिल्कुल फील्ड में तो है। वो जो वो तो उन्होंने हमेशा जैसे से मौजूद था। मैं सुन रहा हूँ, बैरिस्टर गौर साहब कहते 3 सीरियल मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें उन पे मुश्तमिल कर दें। पीटीआई की तो ये डिमांड है। हाँ, मतलब ये है कि कौन बनेगा फिर उसका, वो तो फिर हुकूमत के प्रेरोगेटिव है ना, किसको बनाना है बिल्कुल। और किसको नहीं बनाना है। ये आप अपनी मर्जी के ट्राइब्यूनल तो नहीं मुकर्रर कर सकते। फिर उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, वो लिखे जाएंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे इत्तफाक के राय होगा। तो आप कहते हैं ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है? हाँ, ये लेकिन मतलब उन्होंने है, तो 31 जनवरी की कट ऑफ डेट दी हाँ, हुई है ये अब कैसे, ये सारी तफसीलात तय किए बगैर आप मुज़ाकरात से कैसे डिसंगेज हो सकते हैं? अगर वो आपकी बात, उन्होंने ये कहा, ये तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है ना कि हमने इससे इनकार नहीं किया अभी तक। जी अगर उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया तो ये भी नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे। जी। तो अगर उन्होंने बनाना है तो कुछ शराइत पे बनाएंगे ना, कोई तफसीलात पे बनाएंगे, तो उसके लिए उनको एंगेज रहना चाहिए मेरे ख्याल में। अगरचे इनके मुतालबात में ये समझता हूँ कि ऐसे हैं कि जो इम्पॉसिबल नहीं है उनके ऊपर अमल दरामद करना, लेकिन उसकी तफसीलात तय करना ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं है कि ये पहले से वाजे हों। इंग्लिश में कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। जी, तो बिल्कुल। उसमें डिटेल्स में बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी पस मंजर में मुज़ाकरात में ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन उसको अबूर कर लिया जाता है। उसके लिए सर आप नहीं समझते कि अभी भी जो हम शो में गुफ्तगू कर रहे थे, तो काफ़ी इख्तलाफ और तनाव की कैफियत है, बिलखसूस PTI और PMLN के दरमियान। माजी करीब भी ज़रा इनका काफ़ी जिसे कहते हैं उसमें, हालांकि एजाज़ुल हक साहब भी हमारे साथ थे, लेकिन वो भी कहते हैं कि एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। अचानक ही ये जुमेरात को 3 रोज़ कबल उन्होंने फैसला किया कि मुज़ाकरात से बाहर आ रहे। जी, ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ये उसका एक प्रोसेस प्रेशर डालने का भी होता है ना। अच्छा। इस तरह अचानक करके वो शॉक थेरेपी होती है। अच्छा। कि आप अचानक उसको शॉक करते हैं कि ये तो चले गए, जब भी कुछ करना चाहिए अब। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन आपने भी फरमाया था ना कि मुज़ाकरात ऐसे होते हैं और उस किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। जी। हमेशा ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, लेकिन उसको एग्जॉस्ट करना पड़ता है टिल द एंड। यानी तफसील में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको किसी मंतकी निज़ाम तक ना पहुंचेंगे तो फिर उसका नुकसान होता है, दोनों फरीकों को होता है। मैंने जिक्र किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अपोजिशन के साथ, और मुल्क को बहुत नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा आवाम को नुकसान होता है। बिल्कुल, महीनों और हफ्तों और महीनों वो मुज़ाकरात चले थे। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने स्पीकर साहब इसके कन्वीनर हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में होते हैं। हम इरफान सदीक साहब हमारे शो में थे फ्राइडे को, वो बता रहे थे आप लोग चूँकि पिलडेड आपका इदारा पार्लियामेंट्री कारकर्दगी को भी देखता है, लेकिन हम देख रहे हैं अहमद बिलाल साहब कि एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं तो उसके लिए ज़रा माहौल का साजगार होना भी बड़ा लाजमी जुज़्व है। असम्बली का जो इजलास है उसमें काफ़ी उसी तरह तलखी है, एक दूसरे पे एहतजाज और जुमले लफ्जी जंग वो साथ साथ जारी है। ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बिल्कुल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। देखिए, इससे टॉक एंड फाइट। देखिए, अब अगर PTI सड़कों के ऊपर मुजाहरे नहीं कर रही और वो एजिटेशन नहीं कर रही जो कि वो पहले कर रही थी, और अब वो पार्लियामेंट के अंदर ये काम कर रही है, जो कि कोई बहुत आइडियल काम नहीं है कि आप उसके अंदर नारेबाजी करें, लेकिन ये बहरहाल उससे तो बेहतर है कि सड़कों के ऊपर आप एजिटेशन करें। लेकिन वो ग्रैंड अलायंस की भी बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी ड्यू है ये कमिंग वीक में। वहाँ पर भी मंसूरा भी गए, वहाँ अमीर जमात इस्लामी को भी जो है उनको भी दावत दी जा रही है। तो एक ग्रैंड अलायंस पे अचकजई साहब पहले हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा खोकर साहब, सबको लूप पे लेना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं नई स्ट्रेटजी भी आ सकती है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा। वो असल में वो सीख रहे हैं, ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। वो किसी के साथ मुज़ाकरात करने और अलायंस बनाने का उनको ना कोई तजर्बा है, ना वो उसकी अहमियत समझते हैं। वो हमेशा उसको रेडिक्यूल करते रहे हैं, लेकिन अब वो सीख रहे हैं। ये सियासत ने उनको मजबूरन ये सिखा दिया है कि आपको लोगों के साथ मिलना होगा, ग्रैंड अलायंस बनाना होगा। फिर ग्रैंड अलायंस जब बनेगी तो फिर दूसरे लोग भी आपको कुछ मशवरे देंगे ना। जी। तो सिर्फ आपकी बात तो नहीं चलेगी। ये आपकी बात तो ये हेल्दी चीज़ है।
ये सारा सियासी अमल का हिस्सा है। ओके, लेकिन अगर आप सड़कों के ऊपर निकल के एहतजाज न करें मुल्क के अंदर, लेकिन 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का खान साहब ने कहा है, 8 फरवरी राउंड द कॉर्नर। और आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में चेंज ऑफ लीडरशिप भी हुई है। जुनैद अकबर साहब को लाए हैं जो कि नजरियाती रुकन हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के वो सामने आए हैं। तो आप इसको इस तरह देखते हैं? और आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में कन्वीनर गालिबन बनाया गया है, तो जो तब्दीली है वो क्या शो करती है? बहुत से मुबस्सिरीन तो कह रहे हैं वो तो इनकी मुज़ाहमत की पॉलिसी को तरफ ज़्यादा इशारा कर रही है। देखिए 8 फरवरी को जो उन्होंने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है, मुझे जो तफसीलात पता है वो तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान, पेशावर में। तो ये तो खुशाइंद बात है, वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। मसला तो तब होता है जब आप बिजनेस को बंद करवा दें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे इन्वेस्टर्स को गलत मैसेज चला जाए, जो किसी ने कारोबार आपके साथ करना है तो वो भी ना कर सके। लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में उस दिन यौम स्याह मना लेते हैं तो इस पर कोई हर्ज नहीं, बल्कि कहीं भी मना लेते हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, तो वो तो मेरे ख्याल में सियासी अमल का हिस्सा करार पाएगी। ठीक है। तो इसलिए ये अब तक जो बातें कर रहे हैं, अगरचे मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की बड़ी बेतौकीरी होती है जब उसमें कागज़ फाड़े जाते हैं, जब फेंके जाते हैं, जब नारे लगाए जाते हैं, जब प्लेकार्ड लेके आते हैं। खुद MNAs की अपनी जो स्टेटस है वो कंप्रोमाइज़ होता है। MNAs तो एक बड़ी बावकार सी पोजीशन में होना चाहिए, उनको वहाँ बैठना चाहिए, तकरीर करनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए। वो प्लेकार्ड लेके आ रहे हैं तो उनकी मैं समझता हूँ कि उसके स्टेटस में कमी वाक़ई होती है। ये उनको खुद भी सोचना चाहिए। लेकिन ये बहरहाल उस सूरत हाल से बेहतर है कि सड़कों के ऊपर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें, वहाँ पे फिर लाठी चले, कोई गोली चले, कोई आंसू गैस के शेल चले, ये उससे बहरहाल बेहतर है। तो ये एक लिहाज से इम्प्रूवमेंट है, और अगर इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सके कि पार्लियामेंट के अंदर वो बैठ के बात करें बजाय इसके कि नाराबाजी करें और उसके लिए एहतजाज करें, मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका ये होगा कि वहाँ उनको भी मौका दिया जाए कि वो बात करें अपनी, और उसके ऊपर गुफ्तो शनीद हो। सर बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, ज़ाहिर बात है वो अमेरिका का दाखिली मामला है, उनका इलेक्शन हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडरशिप की जानिब से नहीं, उनका कोई लीडर आके नहीं कहता, लेकिन उनके जो ओवरसीज़ यूट्यूबर्स हैं या जो उनके व्लॉगर्स हैं या जो उनका डायस्पोरा है, वो उनकी तवक्कुआत हैं या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहाँ से भी प्रेशर आ सकता है खान साहब के हवाले से। आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? देखिए, एक तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, अगर आप देखें तो यूरोप में, मैक्सिको में, कनाडा में, डेनमार्क में, ये तमाम ममालिक परेशान है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसियों का ऐलान कर रखा है जो उनके लिए तकलीफ का बायस हो सकता है। हमारे बारे में तो कोई ऐसी बात की भी नहीं अभी तक जी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो कर भी देंगे तो उसकी बेन वजह ये होगी कि हमारे जो डायस्पोरा है अमेरिका में, वो PTI के जो हामी हैं वो वहाँ के कांग्रेसमैनों के साथ इन टच रहे हैं, लॉबी करते हैं, वो ट्वीट्स करते हैं फ्री इमरान खान की, जी, उनको चंदे देते हैं, उनको कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है बयानात आ भी जाएं, लेकिन हमने माजी में तो इससे बहुत ज़्यादा शदीद सिचुएशन को भी भुगता है। पाकिस्तान कोई एक हवा का झोंके से तो उड़ जाने वाली चीज़ नहीं है कि वो कोई फूंक मारेगा और हम उड़ जाएंगे। पाकिस्तान ने माजी के अंदर सैंक्शंस को भी भुगता है जी, उसको भी बर्दाश्त किया है और फिर खड़ा रहा है अपने मौक़िफ़ पे। हमने तो मौक़िफ़ से रूगर्दानी नहीं की। तो अभी भी अगर ऐसी बात होगी तो हमारा जो दाखिली, आप शकील अफरीदी के बारे में भी आप देख लें, कितने हमारे ऊपर प्रेशर था कि उनको हवाले किया जाए उनके, और फिर उसी हिसाब से हमारी इमदाद के अंदर भी कटौती कर दी गई थी। तो ये सूरत हाल होती रहती है, सर्द और गर्म चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अगर होगा भी तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क वाकई नहीं होगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ और दूसरे कई मुल्कों के साथ तो हो चुका है। आज उन्होंने, मैं ये भी बल्कि आपके सामने रखना चाहूँगा कि चूँकि हमारे पड़ोसी हैं तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान, उस हवाले से मार्को रूबियो जो उनके नए वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि तालिबान के पास अमरीकी शहरी कैद में हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा तादाद है, उन पे हम हेड मनी ज़्यादा लगाएंगे उसामा बिन लादेन की निस्बत। और सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन लॉस के वाले से भी सख्ती की है, बल्कि वो प्रोसेस भी रोक दिया है कि जो तालिबान हुकूमत आने के बाद बहुत से अफ़गानी वहाँ पर इमिग्रेशन करने जा रहे थे। तो आप वाली बात कि उनके असरात तो आ रहे हैं इस तमाम चीज़ों पे, हर जगह पे आ रहे हैं।
और इसलिए पाकिस्तान के बारे में अगर कोई चीज़ अभी तक नहीं हुई, बड़ी खुशाइंद बात है। अगर होगी भी तो कोई ऐसी गलत बात, ऐसी कोई अजीब बात नहीं होगी। हमने माजी में ये देखा है। टुवर्ड्स सर साल 2025 में आप समझते हैं सियासी इस्तेहकाम आएगा? क्योंकि अभी तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आपको नज़र आ रहा है साल 2025 उसके पहले महीने में हम बैठे? मुझे तो लग रहा है जी, इसलिए कि हमारे पास उसके लिए कोई और चॉइस नहीं है। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या ज़मीनी हकायक भी ऐसे? मैं ऑप्टिमिस्टिक और ज़मीनी हकायक? ज़मीनी हकायक भी इस तरफ इशारा करते हैं। ज़मीनी हकायक से ज़्यादा जो माजी के चंद महीनों की ट्रैजेक्टरी है, वो भी यही बताती है कि आपने कुछ बावजूद तमाम मुश्किल हालात के कुछ चीज़ें गेन की हैं, चीज़ों को इम्प्रूव किया है, इन्फ्लेशन को कम किया है, खसारे को कम किया है, कुछ आपके इम्पोर्ट्स पे थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और आपकी बावजूद तमाम कोशिशों के जो रेमिटेंसेस हैं वो कम नहीं हुई, बल्कि इजाफा हुआ बिल्कुल है। जी, उनकी वो चल भी रही है, जी, कॉल तो भी ये चल सारी रही है। बातें जो है ये खुशाइंद है, ये बताती हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम। मुझे तो ऐसे लगता है, और मेरा ख्याल में अभी जो बातचीत चल रही है उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि यहाँ पे इतनी कम से कम स्टेबिलिटी रहे कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो। बाकी चीज़ें चलती रहें, असम्बली के अंदर बहस होती रहे, असम्बली के अंदर एहतजाज भी होता रहे, और बाकी मामला अदालतों में भी चलते रहे। एग्जैक्टली, वो अपील भी करने जा रहे हैं 190 मिलियन पाउंड लेकिन केस के सड़कों हवाले के से। ऊपर ऐसी सूरत ना हो कि हमारा बिजनेस ठप होकर रह जाए। मेरे ख्याल में अभी तक की जो सिचुएशन वो यही बताती है कि उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। जीरो टॉलरेंस है कि सड़कों के ऊपर आके हलचल मचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक माकूल सी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अहमद बिलाल महबूब से व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू की और अपना तज्जिया आपके सामने पेश किया। खुशैंद और पॉजिटिव बात यह है कि इनका चूँकि मुशाहिदा बहुत ज़्यादा है, तारीख़ पे गहरी नज़र है और हालात व वाक़यात को परखते हैं, इनका अंदाज़ा यही है कि इंशाअल्लाह ये जो मुज़ाकराती अमल है, जिस हमने इब्तिदा में कहा कि इबाम का शिकार है, लेकिन इनका अंदाज़ा ये है कि इंशाअल्लाह ये आगे चलेगा और इस तरह की मुश्किलात और इरिटेंट्स आते हैं सियासी मुज़ाकरात में, लेकिन इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। हम भी इनकी आवाज़ में हम आवाज़ होकर यही कहेंगे कि सियासी जमातें कोई ऐसा फ़ैसला करेंगी जो मुल्क की बेहतरी के लिए कारगर साबित होगा। प्रोग्राम सच में इस हफ्ते तक के लिए यही कुछ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुम्मे की शब 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।